हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। माई सेल्फ ऋषिका। और आज अभी हम लोग स्टडी करने वाले हैं विजन आईज की यहाँ पे पीटी 365, जो कि ये अपडेटेड क्लासरूम स्टडी मटेरियल है एंड इट्स फॉर मार्च अप्रैल मई। ओके, 3 महीने का यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये पीटी 365 है, जिसमें कि 3 महीने की अगर आपने मेरी अलग से वीडियो देखी है, मंथली मैगजीन देखी है, तो इट्स ओके, वो फाइन है आपके प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के लिए। बट दिस मैगजीन इज़ एक्सक्लूसिवली फॉर योर प्रीलिम्स 2020। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक आपकी, फर्स्ट लेसन आपकी ऑलरेडी आ चुकी है, तो आप लोग आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। अदरवाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लेलिस्ट में आकर आप लोग देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग सेकंड टॉपिक से स्टार्ट करेंगे और वो सारे इश्यूज़ को हम लोग कवर करेंगे जो कि पार्लियामेंट के फंक्शंस के बारे में, स्टेट लेजिस्लेचर के फंक्शंस के बारे में है और लोकल गवर्नमेंट के फंक्शंस के बारे में। कहने का मतलब है कि इन 3 मंथ में इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी अगर आपका न्यूज़ में रहा है बातें, तो उसको हम लोग यहाँ पे जो है कंप्लीट करेंगे। तो पहले देखेंगे कि राज्यसभा में इलेक्शन हुआ है, तो उसके बारे में देखने वाले। फ्लोर टेस्ट क्या है इसके बारे में देखेंगे। कैबिनेट कमेटी के बारे में डिटेल में देखने वाले और विलेज वॉलेंटियर सिस्टम जो कि आंध्र प्रदेश में है, इनके बारे में देखेंगे। नेशनल पंचायत डे, राष्ट्र डे बनाया गया है, तो इसके बारे में देखेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं। उसके बाद अगर टाइम मिला तो जुडिशरी भी यहाँ पे हम लोग जो है देख लेंगे, कुछ टॉपिक जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। अगर आप लोग फर्स्ट लेसन देखे हो तो आप लोग यहाँ पे रिवीजन हो जाएगी। आंसर ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो इसको देख लीजिएगा, फिर उसके बाद आंसर आकर आप लोग देख सकते हो। तो चलिए पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं, फिर हम लोग आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, सिर्फ 2 क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड चीज़ हम लोग ने डिस्कस किया था और काफ़ी आर्टिकल्स हम लोग डिस्कस किए। तो एक बार आर्टिकल देख लीजिएगा। आर्टिकल अगर मैं यहाँ पे पूछूंगी तो फिर आप लोग के लिए वो बोरिंग हो जाएगा। लेकिन जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 31, इसके बारे में आई होप कि आप लोग को पता होना चाहिए और बताइएगा, तभी मैं बता पाऊँगी। नहीं तो अभी ज़रा सा भी हिंट दूंगी तो आप लोग समझ जाओगे। सेकेंड है कि एट प्रेजेंट आपको ये बतानी है कि किस किस स्टेट को स्केड्यूल एरिया जैसा डिक्लेयर किया गया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अपार्ट फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट स्टेट, नॉर्थ ईस्ट स्टेट को छोड़ के बाकी और स्टेट में से कौन कौन से स्टेट है जिसको स्केड्यूल एरिया का दर्जा दिया गया है, तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के आर्टिकल। तो फर्स्ट टॉपिक देखते हैं, जो कि है राज्यसभा इलेक्शन से रिलेटेड। तो ये टॉपिक न्यूज़ में क्यों था, पहले ये समझिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो है यहाँ पे आर्टिकल सेक्शन 153 जो कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 है। देखिए आपके सिलेबस में लिखा गया है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, तो इसके सेक्शन 153 के हिसाब से जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पे जो राज्यसभा की इलेक्शन का पीरियड है वो यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया गया है और इसके प्रिस्क्राइब टर्म्स के बियॉन्ड, यानी कि जो भी यहाँ पे प्रिस्क्राइब टर्म्स था उससे भी ज़्यादा जो है यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा राज्यसभा का जो इलेक्शन है उसको राज्यसभा का जो इलेक्शन का पीरियड है उसको यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया गया। और ये जो एक्सटेंड किया गया है ये पावर कहाँ से मिला है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, तो सेक्शन 153 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। इसके अंदर और देख लेते हैं कि क्या क्या बातें किया जाता है। ये सेक्शन जो है 153, इसके अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो यहाँ पे टाइम एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी कि इस इलेक्शन को कंप्लीट करने के लिए अगर 2 महीने का टाइम अगर यहाँ पे लिखा गया है तो यहाँ पे 3 महीने भी टाइम वो यहाँ पे एक्सटेंड कर सकते हैं और नेसेसरी अमेंडमेंट करके, यानी कि एक नोटिफिकेशन इशू करेंगे, उसमें नेसेसरी जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं उसमें अमेंडमेंट किया जाएगा और उसके बाद जो है इस इलेक्शंस की जो कंप्लीशन है उसको यहाँ पे उसके टाइम का एक्सटेंड कर सकते हैं। और ये इलेक्शन जो यहाँ पे एक्सटेंड किया गया है ये जस्ट बिकॉज ऑफ जो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी एमर्जिंग निकल कर आया है कोविड-19 पैंडेमिक के कारण, तो इसी के कारण जो है ये आपका इलेक्शन जो राज्यसभा का है उसको एक्सटेंड किया गया है। तो एक वैलिड रीज़न के कारण ही यहाँ पे किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि कुछ और रीज़न के कारण यहाँ पे किया जा सकता है। तो बात तो ठीक है, हम लोग समझ गए कि न्यूज़ में क्यों था, वो आपसे क्वेश्चन कहीं नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि राज्यसभा के इलेक्शन से रिलेटेड जो भी आपका फैक्ट्स एंड फिगर है इसमें आपका क्वेश्चन बन जाएगा। एट प्रेजेंट अगर हम लोग बात करें तो राज्यसभा में टोटल मेंबर कितने हैं, तो 245 है। इसमें से 12 मेंबर्स जो है वो नॉमिनेट होकर आते हैं और उनको नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। बाकी जो होते हैं वो यहाँ पे स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। फोर्थ स्केड्यूल में देखिएगा, आउट ऑफ 12 स्केड्यूल जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्क्राइब्ड है उसमें से फोर्थ स्केड्यूल में देखें तो यहाँ पे डील किया जाता है कि राज्यसभा में सीट्स की एलोकेशन कैसी होती है। और राज्यसभा में जो सीट्स का एलोकेशन होता है वो हर एक स्टेट में पॉपुलेशन कितनी है उसी के बेसिस में यहाँ पे किया जाता है। मिनिमम एज अगर हम लोग देखें कि राज्यसभा का अगर मेंबर बनना है तो मिनिमम एज यहाँ पे 30 ईयर्स होना चाहिए। वहीं अगर लोकसभा की बात करें तो 25 ईयर्स होनी चाहिए। ये आप लोग को ध्यान रखना है, हर किसी का एज आप लोग को पता होना चाहिए। अब इसमें से ये बताइए कि गवर्नर की एज कितनी होनी चाहिए, किसी भी पर्सन को गवर्नर बनने के लिए उनकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स जो यहाँ पे राज्यसभा में देखने को मिलता है वो यहाँ पे इलेक्टेड मेंबर्स जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में होते हैं उनके द्वारा यहाँ पे इलेक्ट करके जो है राज्यसभा में रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स दिखाया
जाता है। अगर यही चीज़ यूनियन टेरिटरी के बारे में बात करें कि राज्यसभा में जो यूनियन टेरिटरी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो यहाँ पे जो इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू आपके जो मेंबर इलेक्ट होकर आते हैं, जो कि यहाँ पे किसी पर्पस के लिए बनाया जाता है, तब यहाँ पे यूनियन टेरिटरी के रिप्रेजेंटेशन को दिखाया जाता है। राज्यसभा की अगर इलेक्शन की बात करें तो इनडायरेक्ट है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कहने का क्या मतलब होता है? देखिए, दो तरीके के ही इलेक्शन होते हैं, एक होता है डायरेक्ट इलेक्शन, एक होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो डायरेक्ट इलेक्शन कहने का मतलब है कि जो हम लोग जैसे लोग हैं, आम जनता जो यहाँ पे इंडिया के है, वो यहाँ पे वोट देकर जो जो लोग को यहाँ पे हम लोग पार्लियामेंट भेजते हैं या फिर स्टेट में स्टेट लेजिस्लेचर में भेजते हैं, तो उनको कहा जाता है कि वो यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन है, क्योंकि हम लोग जो है जनता के द्वारा वोट देकर ये यहाँ पे गया है। लेकिन इनडायरेक्ट इलेक्शन क्या होता है कि जनता के द्वारा ये वोट देकर नहीं भेजा जाता। इन लोगों को, यानी कि जो जिनको हम लोग यहाँ पे पार्लियामेंट में भेजे हैं, लोकसभा में भेजे हैं और जिनको हम लोग स्टेट लेजिस्लेचर में भेजे, फिर वो लोग जो है यहाँ पे इलेक्ट करते हैं और उन वो लोग जो है ना इनडायरेक्ट इलेक्शन में पार्ट लेते हैं। और ये जो इनडायरेक्ट इलेक्शन आपको देखने को मिलेगा कि राज्यसभा में होता है। तो राज्यसभा के लोगों को हम लोग जो है वोट देकर नहीं उनको भेजते हैं, वो क्या करते हैं, जिनको हम लोग वोट दे के भेजे वो यहाँ पे जो है अपना इलेक्शन करते हैं, अपना वोट देते हैं और फिर यहाँ पे जो है इलेक्ट करके लोगों को राज्यसभा में लाते हैं। तो इस तरीके से समझिएगा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है। तो राज्यसभा की जो इलेक्शन है वो इनडायरेक्ट कैटेगरी में आता है। जो इलेक्शन है वो यहाँ पे आपका सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, इसके द्वारा जो है ना यहाँ पे आपका इलेक्शन किया जाता है। तो पहले समझने का कोशिश करते हैं अभी हम लोग कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट और जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंट कैसे है, ठीक है, क्योंकि आपको डिफरेंट इलेक्शन में देखने को मिलेगा। और इनडायरेक्ट इलेक्शन आप लोग को समझ में आना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट इलेक्शन जैसे आप समझते हो कि डायरेक्ट हम लोग जाते हैं अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से वोट देते हैं और उसके आधार में फिर आपका देखते हो कि टोटल होता है जितना भी वोट किस पार्टी को गया है उसके हिसाब से जो है यहाँ पे लोग चुन कर आते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन कर आते हैं, साथ ही मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली चुन कर आते हैं। लेकिन उसी तरीके से आप लोग को ये भी समझ में आना चाहिए कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन, राज्यसभा के मेंबर का इलेक्शन ये होता कैसे है। तो इसको हम लोग कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का क्या मतलब होता है, इसको एसटीवी भी कहते हैं। सिंगल यानी कि एक एक वोट जो है यहाँ पे आपका ट्रांसफ़र हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए हर एक लोगों को, जितने भी लोग यहाँ पे खड़े होते हैं, यानी कि राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए जितने भी लोग यहाँ पे कंटेस्ट करते हैं, तो उनके लिए जो है ना एक बैलेट पेपर यहाँ पे जारी होता है। और जो लोग यहाँ पे वोट करते हैं, यानी कि जैसे कि मान लीजिए कि राज्यसभा का है तो लोकसभा के जितने भी मेंबर हैं वो यहाँ पे वोट करेंगे। तो यहाँ पे जितने भी लोग यहाँ पे खड़े होते हैं राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए और जो लोग यहाँ पे वोट करते हैं, वोट करने के लिए उनको यहाँ पे एक बैलेट पेपर, इस तरीके का बैलेट पेपर दिया जाता है, जिसमें कि कैंडिडेट यहाँ पे बताया जाता है कि किसके लिए यहाँ पे आपका जो है इलेक्शन होना है। मान लीजिए कि यहाँ पे राज्यसभा का इलेक्शन लिखा जाएगा और राज्यसभा में जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे खड़े होंगे उनका यहाँ पे नाम लिस्ट रहेगा। अब कहा जाएगा कि हर एक पर्टिकुलर जो भी मेंबर है, मेंबर ऑफ लोकसभा, वो क्या करेंगे कि अपने प्रेफरेंसेस देंगे, वो क्या चाहते हैं कि कौन लोग यहाँ पे राज्यसभा की सीट में चुन कर आए। तो इस तरीके से मान लीजिए कि यहाँ पे एडम है, बर्न्स है, कैन है और डुन है, तो यहाँ पे प्रेफरेंसेस देना है। जैसे ये मैंने यहाँ पे प्रेफरेंसेस दिया, तो मैं यहाँ पे क्या प्रेफरेंस दी हूँ कि फर्स्ट नंबर पे मैं चाहती हूँ कि राज्यसभा के जो मेंबर बन के आए वो केन बन कर आए, अगर ये नहीं तो सेकंड नंबर पे डुन बन कर आए, थर्ड नंबर पे बर्न है और फोर्थ नंबर पे यहाँ पे एडम्स है। तो ये मेरी प्रेफरेंसेस है, ठीक है। मान लीजिए कि कोई बी नाम का यहाँ पे बंदा है, वो यहाँ पे अपना प्रेफरेंस दिया है कि उसको लगता है कि एडम जो है यहाँ पे फर्स्ट नंबर पर इलेक्शन लड़के, मतलब कि जीत के आना चाहिए राज्यसभा के सीट में, सेकेंड नंबर पर कैन आना चाहिए और थर्ड नंबर पर बर्न्स आना चाहिए और डुन्स के लिए कोई नंबर नहीं है, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड ये उनका यहाँ पे आप देख सकते हो कि नंबर है। मान लीजिए कि उसके बाद आप बैलेट पेपर किसी सी बंदे ने यहाँ पे दिया कि वो चाहते हैं कि बर्न्स जो है ना वो यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट नंबर पे है और किसी को भी यहाँ पे प्रेफरेंस नहीं दिया गया। ओके, तो इस तरीके का भी होता है, आपको अपने हिसाब से प्रेफरेंस देना होता है। अगर आप एक को भी दे सकते हो, दो को भी दे सकते हो या फिर चारों को चार तरीके से आप लोग लिख के दे सकते हो। इसमें देखा जाता है, यानी कि आपका यहाँ पे देखा जाता है ना कि किसको सबसे ज़्यादा परसेंटेज दिया गया है। मान लीजिए कि यहाँ पे आपका जो है जैसे केन को मिला है, तो केन को यहाँ पे 60% तक का यहाँ पे वोट मिल गया है पहली में। सेकंड में आप देखो कि यहाँ पे 20% तक का इनको वोट मिला है। थर्ड में जो है ये इनको जो मिला है वो 12% का मिला है और फोर्थ में एडम्स को जो है 8% का मिला है। ओके, तो इस तरीके से प्रेफरेंस दिया गया है। जब सारे बैलेट पेपर को यहाँ पे देखा जाता है तो उस हिसाब से यहाँ पे परसेंटेज निकाला जाता है और परसेंटेज के हिसाब से ये आप देख लीजिए कि टोटल यहाँ पे 100% हो चुका है, 60, 80,
90 100, ये 100% हो चुका है। तो इस हिसाब से परसेंटेज मिलता है। अब यहाँ पे सबसे कम जिसका परसेंटेज है उसको एलिमिनेट किया जाता है। सबसे कम किसका परसेंटेज है? तो एडम का परसेंटेज है। तो यहाँ पे एडम को डायरेक्टली एलिमिनेट कर दिया जाएगा, यानी कि ख़त्म, इनकी इलेक्शन से जो है बाहर हो गई है। लेकिन इनका जो 8% है वो फिर यहाँ पे फर्दर जो है आपका डिवाइड होगा, इन तीनों को यहाँ पे दिया जाएगा। फिर यहाँ पे वोट होगा, फिर देखा जाएगा कि कितने लोगों को कितना यहाँ पे जो है परसेंटेज दिया गया है। तो फिर अगेन यहाँ पे परसेंटेज, अब मान लीजिए कि यहाँ पे 8% को अगर मैं ब्रेक करूँ, ये मान लीजिए कि सपोज कि मान लीजिए कि बर्न्स को यहाँ पे जो है 8% में से 4% यहाँ पे मिल गया, ओके। और फिर केन को यहाँ पे 8% में से 2% मिल गया। फिर यहाँ पे डून को भी 8% में से 2% मिल गया। मान लीजिए कि इस तरीके का वोटिंग मिला है। तो टोटल कितना हो गया? बर्न का कितना हो गया? 12 + 4 16%, ओके। और केन का कितना हो गया? 60 + 2 यहाँ पे हो गया 62%। और फिर डून्स का कितना हो गया? 20 + 2, ये हो गया 22%, ओके। ये हो गया। इसमें देखा जाएगा कि सबसे कम किसका यहाँ पे परसेंटेज है। तो सबसे कम जिसका परसेंटेज है उसको हटा देना है। यहाँ पे बर्न्स का सबसे कम परसेंटेज है और वो भी 16%, तो इसको यहाँ पे कट कर देना है। ये इलेक्शन से बाहर हो गए। बचे ये दो कैंडिडेट। इन दो कैंडिडेट में अब यहाँ पे 16% जो है ना उसको अगेन वोटिंग कराया जाता है। अगेन देखा जाता है, काउंट किया जाता है कि हर एक बैलेट पेपर में जो है इन दोनों को, केन और डून्स को, कितना ज़्यादा परसेंटेज मिला है। तो ये 16% फिर इन दोनों कैंडिडेट पर डिवाइड होता है। मान लीजिए कि 8% केन को मिला है और 8% डून्स को मिला है, तो किसी कीमत पे जो है वो डून्स तो जीत नहीं सकते क्योंकि बहुत ही कम इनका परसेंटेज है। लास्टली यहाँ पे जो जीत के आएंगे, केन जीत के आएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इस तरीके का जो है ना बैलेट पेपर के थ्रू यहाँ पे काउंटिंग की जाती है। फिर जिसको सबसे कम मिलते जाता है उस कैंडिडेट को एलिमिनेट करते 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 यहाँ तक एक कैंडिडेट तक पहुँच जाते हैं जो कि सबसे ज़्यादा वोट होती है, ओके। ये भी एक मैं ली थी आपको समझाने के लिए। बट एक और है, आपको समझना है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो एक वोटिंग सिस्टम है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, जिसमें कि जो पार्टी की सीट होती है उसको शेयर किया जाता है। जो भी यहाँ पे पार्टी जीत कर आते हैं, यानी कि शेयर ऑफ सीट, या पार्टी विंस मैचेस द शेयर ऑफ वोट इट रिसीव, यानी कि जितना वोट वो रिसीव करेंगे उतनी ही सीट वो यहाँ पे शेयर करेंगे अपने पार्टी का, ठीक है, जो भी पार्टी यहाँ पे जीत कर आती है। साथ ही एक और कन्फ्यूज़न है जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि टेरेस्ट्रियल जो यहाँ पे आपका रिप्रेजेंटेशन है, टेरेस्ट्रियल रिप्रेजेंटेशन और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, और इसमें जो है ना आपके कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनका यहाँ पे टेरेस्ट्रियल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू इलेक्शन होता है एंड किनका यहाँ पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू इलेक्शन होता है। तो ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। थोड़ा बहुत आप लोग देख सकते हो कि टेरेस्ट्रियल रिप्रेजेंटेशन का अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इलेक्शन होता है लोकसभा का, स्टेट असेंबली का, ठीक है। और इसको ये भी कहते हैं, यानी कि फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम भी कहते हैं, FPTP भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। वहीं अगर हम लोग प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में यही सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होती है सिस्टम, जो अभी सिस्टम है बताई, और लिस्ट सिस्टम होता है, एक लिस्ट भी तैयार किया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको 4 लोगों का याद रखना है। लोग तो नहीं कहेंगे, ये 4 बड़ी है, यानी कि राज्यसभा, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, इनका जो यहाँ पे इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट तरीके से होता है और इसको कहते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। अब इनडायरेक्ट तरीके से क्यों होता है, डायरेक्ट ही क्यों नहीं होता है? आप लोग भी सोचते होंगे कि क्या जरूरत पड़ा इस तरीके का 2 पार्ट में डिवाइड करने का, एक ही जैसा इलेक्शन होना चाहिए था। जैसे लोकसभा के इलेक्शन में हम लोग वोट डालने चाहते हैं, उसी तरीके से हम लोग को राज्यसभा के इलेक्शन में वोट देना चाहिए था, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट देना चाहिए था, ठीक है। लेकिन फिर भी आप लोग को ये रीज़न पता होना चाहिए कि क्यों हमारे कंट्री में इस तरीके के 2 पार्टीशन किए गए। एक जगह डायरेक्ट इलेक्शन है, दूसरी जगह इनडायरेक्ट इलेक्शन है। तो पार्टीशन करने का यही मुद्दा है कि डायरेक्ट इलेक्शन जब भी होता है तो आप लोग देखते हो कि इलेक्शन कमीशन को ह्यूज मैनेजमेंट करना होता है, यानी कि वो पूरी तरीके से मैनेज करते हैं। जब से इलेक्शन कंडक्ट कराया जाता है एट द एंड ऑफ द इलेक्शन, जब तक यहाँ पे रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक इलेक्शन कमीशन जो है बहुत ज़्यादा काम करते हैं, पूरी तरीके से मैनेज करते हैं। और तब आप देखते होंगे कि जब भी आपका लोकसभा का इलेक्शन होता है या स्टेट असेंबली का इलेक्शन होता है ना, तो उस समय जो है यानी कि 3 से 4 महीने में जो आप देखने को मिलेगा कि पूरी तरीके से डेवलपमेंट का काम नहीं हो पाता है, किसी भी तरीके से फोकस नहीं कर पाते वो स्टेट अपने स्टेट में। चाहे अगर लोकसभा की बात करें तो वो अच्छे से काम नहीं कर पाते। सब पार्टी का फोकस होता है किसी तरीके से शाम दाम दंड भेंट लगाकर अपने पार्टी को जीत के लेकर आना है कि नहीं। बस इसी काम में लगे रहते, कोई और डेवलपमेंट काम या सोशल वेलफेयर काम पे फोकस नहीं करते हैं। सेकंड थर्ड चीज़ है यहाँ पे कि मनी की, ह्यूज मनी की इनफ्लोज आउटफ्लोज देखने को मिलेगा, यानी कि मनी का इतना ज़्यादा खर्च होता है। पॉलिटिकल पार्टीज जो इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं वो इतना ज़्यादा मनी इन्वेस्ट करते हैं ना, यानी कि लोगों को खरीद लेते हैं, क्या नहीं वो अपनाते हैं, हथकंडे अपनाते हैं, लोगों को जो है
लिकर बेचते हैं, पैसे देते हैं और उनकी सुविधा की चीज़ें देते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ वोट बैंक। तो ये सारा काम बहुत ज़्यादा किया जाता है। और फोर्थ है कि यहाँ पे लोगों की भी, जो आम जनता, हम लोग जैसे वोट देने जाते हैं, आप लोग को पता है कि पूरा छुट्टी होता है, उस दिन कोई काम नहीं करना है, सिर्फ वोट देने जाना है। तो वोट देने जाते हैं, लंबे कतार में लगे रहते हैं, गर्मियों की मौसम होती है, कितने लोगों की तबीयत खराब हो जाती है, और हम लोग अपने डे टू डे लाइफ को जो है ना कहीं हैम्पर करके एक वोट देने जाते हैं, है कि नहीं। तो वोट देने जाते हैं तो दो टाइम हम लोग देने जाते हैं। एक तो लोकसभा की वोट देने जाते हैं जो कि 5 साल में एक बार होता है, साथ ही असेंबली वोट देने जाते हैं जो कि 5 साल में एक बार होता है। तो इसी में भी आप लोग देखते हो कि कितना ज़्यादा जो है खर्चे होते हैं, कितना ज़्यादा मीडिया जो है कवर करती है, कितना ज़्यादा लोगों के टाइम वेस्ट होती है, इलेक्शन कमीशन को कितना ज़्यादा मैनेज करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा टाइम टेकन और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस हो जाती है। तो इसलिए ये एक्सपेंसेस और ये खर्चे जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा ना हो, इसलिए हम लोग यहाँ पे जो बड़े बड़े दिग्गज है, जैसे राज्यसभा हो गए या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, इन लोगों के लिए जो है ना हम लोग इस तरीके का प्रोसेस रखे कि जिनको हम लोग चुन के भेजते हैं वो इनको चुन के लाएंगे। तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं वही हो गया कि जनता की चुने हुए जो लोग होते हैं ना, वो राज्यसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर प्रेसिडेंट भी जो है वो कहीं ना कहीं हमारे ही द्वारा चुने गए लोगों के द्वारा ही चुना जाता है, यानी कि कहीं ना कहीं हम ही लोग उनको चुन रहे हैं। तो यही प्रोसेस हमारे यहाँ अपनाया जाता है, क्योंकि हम लोग डेवलपिंग कंट्रीज़ में काउंट होते हैं, हमारे पास उतना ज़्यादा कैपेबिलिटी नहीं है कि हर टाइम हम लोग इलेक्शन में इतना टाइम वेस्ट करें, मनी वेस्ट करें। तो ये सारी चीज़ों को कंजर्व करने के लिए कहीं ना कहीं ये आइडिया आपका लाया गया है। ओके, सो चलिए, बहुत लंबा खींच गया ये टॉपिक। मैं सोची ही थी कि कभी मुझे मिलेगा ये टॉपिक तो अच्छे से समझा दूँ, क्योंकि काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम होता है, आप लोग कभी कमेंट भी करते हो। तो चलिए अब हम लोग आर्टिकल पे आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये भी आपको पता होना चाहिए कि जैसे लोकसभा डिसॉल्व हो जाते हैं, यानी कि हर एक 5 साल में ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है लोकसभा, न्यू इलेक्शन की ज़रूरत होती है, फिर न्यू मेंबर यहाँ पे न्यू प्राइम मिनिस्टर आते हैं, ये सारे लोग जो है न्यू चुन कर आते हैं। लेकिन वैसा राज्यसभा में आपको देखने को नहीं मिलेगा, राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं होते हैं। लेकिन इसमें एक अलग फैक्टर है कि 1/3 जो टोटल मेंबर होते हैं वो हर दूसरे ईयर वो रिटायर करते हैं, और हर मेंबर जो है ना उनका टोटल कितना टर्म होता है, 6 साल का टर्म होता है। तो 1/3 मेंबर हर एक दूसरे साल यहाँ पे रिटायर होते हैं, ये एक फंडा यहाँ पे चलते रहेगा। राज्यसभा में अगर हम लोग देखें तो सिस्टम ऑफ ओपन बैलेट है, और ये लिमिटेड है फॉर्म ऑफ ओपननेस का, यानी कि ओपन तो है ही, हर कोई अपने, जैसे कि यहाँ पे बैलेट पेपर शेयर किया जाता है, तो ऐसा नहीं कि सीक्रेट बैलेट पेपर होता है, सब एक दूसरे का देखते भी है कि हाँ कौन से प्रेफरेंस, कौन सा किसने किसके नाम के आगे कौन से प्रेफरेंस डाले, तो ये ओपन भी होता है। लेकिन हाँ, एक सर्टेन टाइप का ओपन होता है, ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से ओपन है, हर कोई किसी का भी देख सकता है, ऐसा नहीं है, कुछ लिमिट तो होता ही है। ठीक है, हर एक पार्टी जो कि यहाँ पे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, उनको अपना यहाँ पे मार्क्ड बैलेट पेपर जो है पार्टी ऑथराइज्ड एजेंसी को दिखाना ही होता है जब वो बैलेट बॉक्स में रखते हैं। एक बैलेट बॉक्स होता है जिसमें कि ये पर्ची जो है सबको यहाँ पे डालना होता है। तो डालने से पहले जो उनके पार्टी के ऑथराइज्ड मेंबर है, एजेंट है, उनको वो दिखाते हैं कि वो किस तरीके से किसको प्रेफरेंस दिए गए। तो ये एक तरीके का आप लोग देखते हो कि इसको ओपननेस कहा गया है। साथ ही साथ अब आते हैं यहाँ पे नोटा के बारे में। तो नोटा के बारे में अगर बात करें तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि नोटा जो है ना वो यहाँ पे राज्यसभा के पोल में अप्लाई नहीं होता है। नोटा मीन्स क्या होता है कि एक आपका ऑप्शन रहेगा कि नन ऑफ द अबव, यानी कि ऊपर जितने भी कैंडिडेट का नाम लिखा रहता है उसमें से एक ऑप्शन आपका नोटा का भी रहेगा कि अगर आप लोग इन सबको प्रेफरेंस नहीं देना चाहते तो नोटा को भी फर्स्ट प्रेफरेंस दे सकते हो। लेकिन इस तरीके का नोटा का जो यहाँ पे बटन होता है वो अप्लाई नहीं किया जाता राज्यसभा के पोल में। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि नोटा ऑप्शन जो है ना ये सिर्फ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेस और डायरेक्ट इलेक्शन के लिए है। यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज क्या होता है, या फ्रेंचाइजेस भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब है कि जिसकी उम्र यहाँ पे 18 साल से ऊपर हो गए हैं उनको एडल्ट कहा जाता है, और वो अब यहाँ पे हमारे कंट्री के जो भी सिटीजन्स हैं उनका ये अधिकार हो गया है कि वो वोट दे सकते हैं। तो इसको कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। और डायरेक्ट इलेक्शन तो आप लोग समझ गए हो कि हम जैसे आम जनता के द्वारा जो सिटीजन्स होते हैं इंडिया के, उनके द्वारा वोट दिया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यही कहा गया कि नोटा का मतलब ही लाया गया था जो वो डायरेक्ट इलेक्शन के लिए लाया गया था, इनडायरेक्ट इलेक्शन के लिए नहीं लाया गया था। तो ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है फ्लोर टेस्ट। तो फ्लोर टेस्ट करने के लिए आप लोग देखते होंगे कि कई बार ऐसा बोला जाता है कि प्राइम मिनिस्टर फ्लोर टेस्ट करे, तो ये सारा चीज़ होता है। तो समझने का कोशिश करते हैं कि एक्चुअली फ्लोर टेस्ट है कहाँ पे और इसका मीनिंग क्या है। तो अभी न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गवर्नर जो है ना वो यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया है कि गवर्नर यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते फ्लोर टेस्ट इवन जब हाउस सेशन में हो तब। इसका भी मतलब क्या है आगे चल के देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये ऑब्जर्व किया गया है कि गवर्नर जो है ना फ्लोर टेस्ट के लिए किसी भी टाइम पे जो है कॉल कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे गवर्नर के पास इस तरीके का पावर है कि कोई भी चीफ मिनिस्टर है, उनको ऐसा लग रहा है कि चीफ मिनिस्टर की मेजोरिटी नहीं है लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो गवर्नर किसी भी टाइम पे जो है चीफ मिनिस्टर को ये कह सकते हैं कि आप फ्लोर टेस्ट कीजिए, ये दिखाइए कि आपकी अभी भी हाउस में कॉन्फिडेंस बरकरार है कि नहीं है। साथ ही गवर्नर जो है ना उनको यहाँ पे स्पीकर का डिसीजंस का वेट करने का ज़रूरत नहीं है, यानी कि जितने भी एमएलए है यहाँ पे
रेबल एमएनए है अगर वो रेजिग्नेशंस दे रहे हैं तो स्पीकर की डिसीजंस का यहाँ पे गवर्नर वेट नहीं कर सकते हैं, और उनको अगर लगता है कि इस तरीके से ट्रस्ट वोट होना चाहिए, इस तरीके से जो फ्लोर टेस्ट होना चाहिए हाउस में, तो वो यहाँ पे करा सकते हैं। गवर्नर जो यहाँ पे कॉल करते हैं ट्रस्ट वोट के लिए, ये जुडिशियल रिव्यू भी है। अब ये जुडिशियल रिव्यू का क्या कहने का मतलब है, जुडिशियल रिव्यू अगर आप लोग देखोगे तो फंडामेंटल राइट यानी कि हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट जो पार्ट 3 में है उसी में आर्टिकल 13 में ये आपका इंक्लूड किया गया है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू कहने का मतलब है कि कोई भी अगर यहाँ पे जैसे आपका फ्लोर टेस्ट होता है चीफ मिनिस्टर का और जो भी रिजल्ट निकल कर आता है तो जुडिशरी उसको देखेंगे कि क्या ये सही तरीके से हुआ कि नहीं, यहाँ पे कोई भी झोल तो नहीं हुआ, करप्शन तो नहीं हुआ, कहीं से कुछ गड़बड़ी तो नहीं हुई, सही तरीके से रिजल्ट निकल कर आया कि नहीं आया। तो ये सारी चीज़ें क्या होते हैं ना कि चेक एंड बैलेंस किया जाता है जुडिशरी के द्वारा, तो उसको हम लोग कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। तो यहाँ पे जो गवर्नर इस तरीके का ट्रस्ट वोट के लिए कॉल करते हैं तो ये देखा जाएगा कि ये जुडिशरी रिव्यू के अंदर है, तो जुडिशरी भी इसको देख सकते हैं। साथ ही फ्लोर टेस्ट जो है ना एक टर्म है जो कि यूज़ किया जाता है मेजोरिटी को टेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे लगता है कहीं से भी डाउट होता है कि गवर्नमेंट की मेजोरिटी नहीं है, बहुत सारे पार्टी उनके अगेंस्ट में, तो गवर्नर यहाँ पे जो है मेजोरिटी प्रूव करने के लिए कभी भी किसी भी वक्त जो है चीफ मिनिस्टर को कह सकते हैं। अगर गवर्नमेंट ये डेमोन्स्ट्रेट करते हैं अपने स्ट्रेंथ को, वो भी फ्लोर ऑफ द हाउस में, तो ये जो है एक मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस है, यानी कि कैसे वो बोल सकते हैं, कैसे वो करते हैं कि उनका यहाँ पे हाउस में कॉन्फिडेंस है। तो एक मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस है, यानी कि एक प्रस्ताव होता है कॉन्फिडेंस का, उसको यहाँ पे पास किया जाता है। अगर अपोजिशन पार्टी जो है ना वो अपनी एक्सप्रेशन दिखा दे, यानी कि वो यहाँ पे कि वो चाहते हैं कॉन्फिडेंस, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की कॉन्फिडेंस अगर चाहते हैं, यानी कि अपोजिशन पार्टी के द्वारा अगर मोशन लाया गया और वो चाहते हैं कि यहाँ पे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो यहाँ पे दिखाए कि उनकी मेजोरिटी है कि नहीं है, तो इसको यहाँ पे जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन कहा, यहाँ पे इट कैन हैव अ नो कॉन्फिडेंस मोशन, यानी कि इसको नो कॉन्फिडेंस मोशन कहा जा सकता है। ठीक है, तो ये फ्लोर टेस्ट के बारे में ध्यान रखिएगा। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है या फिर यहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर है उनको यहाँ पे टेस्ट करना होता है कि उनकी मेजोरिटी है कि नहीं है हाउस में। इसी से सिमिलर न्यूज़ भी था, एक था एडजर्न साइंड इन, तो इसके बारे में देख लेते हैं। पार्लियामेंट के द्वारा यहाँ पे किया जाता है क्या, एडजर्न्ड साइन डाई। तो ये आपका स्केड्यूल जो होता है, यानी कि कोविड-19 के कारण यहाँ पे देखने को मिला था, उसी से निकल कर आया था, और ये फाइनेंस बिल 2020 पास होने के बाद टू एडजर्न अ मैटर साइंड इन, इसका मतलब क्या होता है कि एडजर्न कर दिया गया है इनडेफिनेट टाइम के लिए। एडजर्न होता है यानी कि कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया है, जो अभी का आपका सेशन चल रहा है, मान लीजिए 1 दिन 2 दिन 1 घंटे 2 घंटे, इस समय इस तरीके का एडजर्न किया जाता है सेशन को। लेकिन एडजर्न जब साइन डाई लग जाता है, इट मीन्स कि ये कोई भी सेशन जो है ना वो आपका इनडेफिनेट टाइम के लिए आपका एक्सटेंड कर दिया गया है। एक लेजिस्लेटिव बॉडी है जो कि यहाँ पे एग्री कर सकते हैं एडजर्न साइन डाई को, और ये एग्री करना होता है, वो एडजर्न करते हैं बिना किसी डेट को पिक किए हुए, यानी कि किस डेट को वापस से वो लोग मिलेंगे, किस डेट को वापस से सेशन स्टार्ट होगा, इस चीज़ों को डिस्कस नहीं किया जाता है। इसी के बिना यहाँ पे एडजर्न साइन डाई को यहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं। जो पावर है एडजर्न साइन डाई का वो यहाँ पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास होता है। कहने का मतलब है कि जो लोकसभा में यहाँ पे स्पीकर है वो यहाँ पे बोल सकते हैं, और राज्यसभा के जो चेयरमैन है वो यहाँ पे एडजर्न साइन डाई जो है वो यहाँ पे बोल सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ कैबिनेट कमेटी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कमेटी के बारे में ज़रूर पढ़िएगा क्योंकि कमेटी अभी न्यूज़ में बहुत ज़्यादा है। फंक्शन ऑफ 2 कैबिनेट कमेटी जो है वो यहाँ पे और ज़्यादा वाइडन किया गया है, और ज़्यादा बढ़ाया गया है। तो यहाँ पे जो चेंज किया गया है, यानी कि कमेटी का जो यहाँ पे काम बढ़ाया गया है, वो चेंज किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल 1961 के तहत। और आर्टिकल 77 के 3 में देखेंगे तो प्रेसिडेंट जो है वो यहाँ पे 1961 के रूल्स बनाए हैं, और ये मोन कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन्स है, वो भी बिजनेस जो भी गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, और एलोकेशंस जो कि यहाँ पे मिनिस्ट्रीज़ के द्वारा किया जाता है बिजनेस के लिए। तो 2 तरीके की कमेटी अभी रिसेंटली फॉर्म्ड हुई है, ये आप लोग को याद रखना है। एक तो है कैबिनेट कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ, और सेकंड कमेटी जो बनाई गई है वो है कैबिनेट कमेटी ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल जनरेशन। तो ये 2 तरीके की न्यू कमेटी बनाई गई है। तो पहली जो कमेटी है कैबिनेट कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ, तो इसमें जो की फंक्शन है वो ये है कि यहाँ पे एक कुछ प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई करना है और इसको टाइम बाउंड बेसिस पे इम्प्लीमेंट करना है, और इसमें अगर इन्वेस्टिंग करनी है तो इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे 1000 करोड़ का किया जाएगा। तो 2 चीज़ें हैं, एक तो इन्वेस्टमेंट पे फोकस किया जाएगा क्योंकि ये मेनली यहाँ पे कमेटी जो है इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ में बनाया गया, तो इन्वेस्टमेंट 1000 करोड़ तक का है तो उसको देखा जाएगा। साथ ही यहाँ पे जो है इम्प्लीमेंट किया जाएगा टाइम बाउंड मैनर पे, यानी कि फिक्स टाइम किया जाएगा, 2 साल 3 साल का जो टारगेट है उसी के अंदर इस प्रोजेक्ट को आपका कंप्लीट किया जाएगा। अब क्या है कि 1000 करोड़ जो लिमिट है ना इसको हटा दिया गया
गया है। और यहाँ पे जो है एक एम्बिट सेक्टर स्पेसिफिक रिफॉर्म्स जो है उसको इंक्लूड किया गया है और दूसरे मेजर्स भी यहाँ पे लाए गए, जिसका एम है कि हमारे यहाँ जो एक्सपोर्ट होता है, यानी कि हमारे यहाँ जो प्रोडक्शन होती है सामान को दूसरे कंट्री में हम लोग भेजते हैं, तो इस एक्सपोर्ट को प्रमोट करना है और इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन करना है। कहने का मतलब है कि जो हम लोग दूसरे कंट्री से अपने कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा सामान मंगवाते हैं तो उस चीज़ों को कम करनी है और हमारे यहाँ से ज़्यादा सामान बाहर जाए, एक्सपोर्ट पे ध्यान देना है। तो पहले जो ये 1000 करोड़ का यहाँ पे इन्वेस्ट करने का जो लिमिट था, ये इसको हटा दिया गया है और अब यहाँ पे जो है मेनली फोकस किया जाएगा एक्सपोर्ट प्रमोशन पे और इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे। तो ये दो यहाँ पे मेन फंक्शन है जो कि यहाँ पे कैबिनेट कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ का काम है। और सेकंड जो यहाँ पे कमेटी बनाई गई है वो है कैबिनेट कमेटी ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल जनरेशन। इट मीन्स कि एम्प्लॉयमेंट जो हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है एम्प्लॉयमेंट रेट, तो इसको बढ़ाने के लिए और स्किल जनरेट करने के लिए इस तरीके की कमेटी बनाई गई है। यहाँ पे जो फंक्शन है ना, ये फंक्शन यही है कि पॉलिसी को देखा जाएगा, यहाँ पे जो प्रोग्राम है, स्कीम्स है, ये सारी चीज़ों को देखा जाएगा, वो भी कौन से प्रोग्राम, कौन से स्किल्स, कौन से स्कीम्स, कौन से पॉलिसीज़, तो ये है आपकी स्किल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने के लिए। तो ये इसके लिए आपका जो है ना इस तरीके का जो है कमेटी बनाया गया। अब क्या है कि यहाँ पे कुछ मेजर्स भी कंसीडर किया जाएगा कि कैसे वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन यहाँ पे बढ़ाया जाए और इवन वीमेन पे भी यहाँ पे ध्यान देकर चला जाएगा कि वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन जो है वीमेन के भी कैसे यहाँ पे इंक्रीज़ किया जाए। तो ये दोनों कमेटी के बारे में आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे आपकी टॉपिक है विलेज वॉलंटियर सिस्टम ऑफ आंध्र प्रदेश। तो इसके बारे में देख लेते हैं कि एक्चुअली ये टॉपिक कह क्या रहा है। तो इसके अंदर, इस सिस्टम के अंदर क्या है ना कि न्यू डिपार्टमेंट बनाया गया है ग्राम वॉलंटियर्स और वार्ड वॉलंटियर्स का और विलेज सेक्रेटेरिएट, वार्ड सेक्रेटेरिएट का, जिसको बनाया गया था। हर एक विलेज सेक्रेटेरिएट में आप देखोगे कि पॉपुलेशन जहाँ पे 2000 है वहाँ पे विलेज सेक्रेटेरिएट सेटअप किया जाएगा और हर एक यहाँ पे जो आपका दर्जन ऑफ जो यहाँ पे विलेज ऑफिशियल है उसके क्लोज आपका एक यहाँ पे बनाया जाएगा। तो हर एक वॉलंटियर जो है उनको 5000 पर मंथ यहाँ पे किया जाएगा और पर्सन इनको इंश्योर किया जाएगा कि उनको कुछ बेनिफिट भी रिच कराना है उन लोगों तक, और जहाँ पे आपका 50,000 हाउस होल्ड हो उस विलेज में। और यहाँ पे टाउन में क्या है कि वार्ड वॉलंटियर्स होंगे जिनको यहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा। तो इस तरीके के वॉलंटियर्स रखे गए हैं जो कि कह सकते हैं कि ये कोविड-19 को देखते हुए इस तरीके का वॉलंटियर्स बनाया गया है, जिसमें कि गाँव में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनको सारी सुख सुविधा का सामान मिल सके, उनको सारे बेनिफिट्स की चीज़ें यहाँ पे मिल सके। तो उसके लिए वॉलंटियर्स को यहाँ पे रखा गया है और हर एक वॉलंटियर्स को हर एक महीने 5000 रुपया यहाँ पे दिया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे नेशनल पंचायती राज डे। तो नेशनल पंचायती राज डे है, इसके बारे में देख लेते हैं। सेलिब्रेट किया जाता है 24 अप्रैल को और ये आपका जो है इसका जो गठित हुआ था, ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत जो है ये 1993 में आपका काम में फोर्स में आया है। तो ये ध्यान रखिएगा। दो स्कीम है जो कि लॉन्च किया गया इस दिन में। तो पहला है कि ई ग्राम स्वराज योजना यहाँ पे लाया गया। योजना ई ग्राम स्वराज आप लोग बोल सकते हो। इससे क्या है ना कि जो ग्राम की यहाँ पे पंचायत डेवलपमेंट प्लान है उसको कैसे प्रिपेयर करना है, ये चीज़ इसमें हेल्प मिलेगा और इस प्लान को एग्जीक्यूट करने में यहाँ पे ऑनलाइन मदद ली जाएगी। यहाँ पे रियल टाइम मॉनिटरिंग और अकाउंटेबिलिटी भी होगा, यानी कि ग्राम स्वराज में ई ग्राम स्वराज एक तरीके का ऑनलाइन पोर्टल है जिसमें कि जो भी काम यहाँ पे पंचायत डेवलपमेंट प्लान के थ्रू किया जाएगा रियल टाइम में, यानी कि ऑन टाइम अगर देखना होगा कि किस तरीके का प्रोग्रेस हुआ है तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे पता चलेगा। साथ ही मेजर स्टेप लिया गया है कि यहाँ पे आपका जो है ना ग्राम पंचायत लेवल में भी डिजिटाइजेशन करने का। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हम लोग डिजिटाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे हम लोग देख ही लिए, लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं लोकल गवर्नमेंट में, तो लोकल गवर्नमेंट में यहाँ पे ग्राम पंचायत को भी जो डिजिटाइजेशन करने का मूव है वो बहुत अच्छा मूव है और ये पहली बार से देखने को मिला है। सेकेंड यहाँ पे स्वामित्व स्कीम। तो स्वामित्व स्कीम जो है ये आपका पायलट प्रोजेक्ट में लॉन्च किया गया है और पायलट प्रोजेक्ट का कहने का मतलब है कि कुछ एरिया में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करके देखते कि वहाँ पे ये सक्सेस हो पाता है कि नहीं। अगर ये सक्सेस हो रहा है तो डिफरेंट पार्ट्स में भी इसको लॉन्च किया जाएगा फर्दर। तो यहाँ पे पायलट प्रोजेक्ट जो है 6 स्टेट में ये लॉन्च किया गया, जिसमें रूरल इनहैबिटेड जो लैंड है उसको यहाँ पे देखा जाएगा, मैप किया जाएगा और मैप जो किया जाएगा वो ड्रोन का इस्तेमाल करके, साथ ही साथ लेटेस्ट सर्वे मेथड को इस्तेमाल करके किया जाएगा। इसमें क्या है कि जो स्ट्रीमलाइन प्लानिंग है उसको इंश्योर किया जाएगा, कितना रेवेन्यू कलेक्ट होता है और कितना यहाँ पे क्लैरिटी प्रोवाइड करना है, वो भी जितने भी लोगों की, यानी कि रूरल एरियाज़ में जितनी भी प्रॉपर्टी राइट्स है लोगों की, उनके ऊपर यहाँ पे क्लैरिटी भी प्रोवाइड करना है उनको। उसके बाद अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो इससे क्या होगा ना कि जो लोन वगैरह अप्लाई किया जाता है, यानी कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो लोन वगैरह लोगों के द्वारा अप्लाई किया जाता है बाय प्रॉपर्टी ओनर भी, और ये आपका रिलेटेड किससे होगा, तो ये प्रॉपर्टी रिलेटेड जो डिस्प्यूट सेटलमेंट है उससे भी देखा जाएगा। तो यहाँ पे मेनली जो आपका स्वामित्व योजना है, स्वामित्व योजना में यहाँ पे जो लैंड है उसको सर्वे किया जाएगा, उसको यहाँ पे मैप किया जाएगा यूजिंग ड्रोन एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट यहाँ पे सर्वे मेथड का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये दो यहाँ पे स्कीम है जो कि लॉन्च किया गया है नेशनल पंचायती राज डे के दिन में।
अब आते हैं आगे और देख लेते हैं कुछ जुडिशरी की टॉपिक भी देख लेते हैं। सबसे पहला है कि ऑनलाइन जस्टिस डिलीवरी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अभी लॉकडाउन का समय था और लॉकडाउन में जो है ऐसे भी लॉकडाउन से पहले भी आप देखोगे तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जितने भी कोर्ट है उसमें सब में मिलाकर अगर हम लोग देखें तो 30 लाख से भी ज़्यादा हमारे यहाँ केस पेंडिंग है। तो अब बातें की जा रही है कि लॉकडाउन है, इसमें भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ओपन नहीं हो रहा है, तो इससे बेटर है कि ऑनलाइन इस तरीके का जस्टिस डिलीवरी किया जाए, क्योंकि पेंडिंग बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे ऑनलाइन जस्टिस डिलीवरी जो है ये ऑप्शन लिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये डायरेक्शन पास किया गया है सारे कोर्ट्स को, जितने भी हमारे कंट्री में, कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यूज़ करें जुडिशियल प्रोसीडिंग के लिए जब तक यहाँ पे कोविड-19 पेंडेमिक है। तो इनिशिएटिव क्या लिया गया है इस डायरेक्शन में? सबसे पहला है कि ई कोर्ट्स मिशन मोड प्रोजेक्ट लाया गया है। ये पैन इंडिया प्रोजेक्ट है, कहने का मतलब है कि ऑल ओवर द कंट्री में चलेगा और ऑल ओवर द कोर्ट में ये आपका जो है ई कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट लाया जाएगा। इसमें क्या है ना कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, साथ ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए यहाँ पे आपका मॉनिटर किया जाएगा और फंड भी दिया जाएगा। इस तरीके का जो ई कोर्ट प्रोजेक्ट है, इसका ऑब्जेक्टिव है कि एक डेजिग्नेटेड सर्विस प्रोवाइड करना है, क्योंकि कोर्ट बंद हो गया तो आप लोगों को पता है कि कितने लोगों की केसेस यहाँ पे पेंडिंग होगी, कितने लोग जो है ट्रायल के लिए फंसे होंगे, कितने लोग जो है अपने लिए जस्टिस के लिए वेट कर रहे होंगे। तो ऐसे भी लेट चलता है हमारे कंट्री में, ऊपर से ये पैंडेमिक के कारण और लेट चल रहा है। तो यहाँ पे लोगों को जो है एक अच्छा खासा सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, साथ ही ये सर्विस जो है डिलीवर किया जाएगा सिटीजन्स को, जिसमें कि आपके ये भी देखने को मिलेगा कि केसेस जो रजिस्टर किया गया है उसका क्या स्टेटस है, केसेस का क्या रजिस्ट्रेशन है, क्योंकि ऑनलाइन ये आपको पता चल जाएगा कि अब आपकी केसेस जो है किस दिन हियर की जाएगी, किस दिन सुनी जाएगी, आपका डेट दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, केस का लिस्ट कहाँ है, डेली ऑर्डर शीट देख सकते हैं, फाइनल ऑर्डर या फिर जजमेंट अगर कोर्ट के द्वारा दिया गया है तो वो भी चीज़ें यहाँ पे देखा जा सकता है। ई कोर्ट सर्विस मोबाइल एप्लीकेशन है और ई कोर्ट नेशनल पोर्टल है जिसको यहाँ पे डेवलप किया गया है। सेकंड है नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड है। ये एक वेब पोर्टल है जो कि डेटा यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा कि नंबर ऑफ केसेस कितना पेंडिंग है किसी भी कोर्ट में हमारे कंट्री में, क्योंकि आप लोग देखते हो सब ऑर्डिनेट कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, तो सारे कोर्ट में नंबर ऑफ जो केसेस पेंडिंग है उसके बारे में अगर आप लोग को जानना है तो आप लोग नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड में देख सकते हो। एक वेब पोर्टल है, ऑनलाइन वेबसाइट है यहाँ पे। जुडिशियल सर्विस सेंटर की अगर बात करें तो जुडिशियल सर्विस सेंटर्स जो है इसको इस्टेब्लिश किया जाएगा और इसमें सारे कोर्ट्स को कंप्यूटराइज्ड कनेक्ट किया जाएगा, यानी कि कंप्यूटराइज्ड किया जाएगा कि ऑनलाइन यहाँ पे काम हो। सिंगल विंडो होगा, यानी कि अगर आप लोग को पिटीशन यहाँ पे फाइल करना है या लिटिगेंट्स या लॉयर के द्वारा यहाँ पे एप्लीकेशन देना है तो सिंगल विंडो होगा जहाँ पे ये सारा काम वो कर सकते हैं। ई कमेटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि आप लोग को पता है कि सुप्रीम कोर्ट में समटाइम्स क्या होता है कि कमेटी बनाया जाता है स्क्रूटनाइज करने के लिए किसी केसेस को, तो यहाँ पे ई कमेटी बनाना यानी ऑनलाइन कमेटी बनाना है। ये एक तरीके का बॉडी है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें कि असिस्ट कौन करेंगे तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करेंगे, और एक नेशनल पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने के लिए जिसमें कि हमारे इंडियन जुडिशरी जो है कंप्यूटराइज होगी और एडवाइस किया जाएगा टेक्नोलॉजिकल कम्युनिकेशन और साथ ही साथ मैनेजमेंट रिलेटेड चेंजेस में। उसके बाद री इंजीनियरिंग कमेटी है हाई कोर्ट की, तो इसमें क्या है ना कि इसको भी आपका इस्टेब्लिश कर चुका गया है, इस्टेब्लिश किया गया है, वो भी जो ऑर्डर दिया गया है ई कमेटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट उसी के द्वारा यहाँ पे री इंजीनियरिंग कमेटी को हाई कोर्ट में आपका इस्टेब्लिश किया गया है। ये जो रोल है, मतलब कि इस कमेटी का क्या रोल होगा कि जो जुडिशियल प्रोसेस चल रहा है ना उसको देखना है, यानी कि यहाँ पे स्ट्रीमलाइनिंग होगी और साथ ही जो करंट कोर्ट की जो प्रोसेस है उसको इम्प्रूव करना है, जो यहाँ पे रिडंडेंट प्रोसेस आ रहा है, जो प्रॉब्लम आ रही है उसको एलिमिनेट करना है और एक न्यू प्रोसेस यहाँ पे डिज़ाइन करना है। उसके बाद यहाँ पे लीगल इन्फॉर्मेशन लिम्स जिसको कहते हैं, लीगल इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड ब्रीफिंग सिस्टम है। ये एक वेब बेस्ड पोर्टल है जो कि यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के द्वारा इसको डेवलप किया गया है, जिसमें कि बहुत सारे जो कोर्ट केसेस है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज़ की उसको यहाँ पे हैंडल किया जाएगा। तो लिम्स याद करना है। सेकेंड थिंग इज़ इंटरपेरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है। इसका एम है कि यहाँ पे जितने भी क्राइम और क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स है ना उसको इंटीग्रेट करना, एक साथ लेकर आना इस प्रोजेक्ट को, और वो भी ई कोर्ट के साथ, ई प्रिजन डेटाबेस के साथ। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ और पिलर्स भी होगा जो कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में होगा, जैसे कि फॉरेंसिक लैब वगैरह को भी इससे कनेक्ट किया जाएगा, प्रोसिक्यूशन प्रोसेस को भी इसमें कनेक्ट किया जाएगा, जुवेनाइल होम को भी इसमें जो है आपका कनेक्ट किया जाएगा। कहने का मतलब है कि यहाँ पे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है इसको इंटीग्रेट किया जाएगा, क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम को एक साथ किया जाएगा। इसमें आपकी ई कोर्ट्स यानी कि जितने भी ऑनलाइन कोर्ट्स की हियरिंग प्रोसीडिंग चल रही है उसको भी यहाँ पे आपका इंक्लूड किया जाएगा। साथ ही ई प्रिजन डेटा यानी कि जितने भी लोग जेल में हैं, चाहे वो अंडर ट्रायल हो या फिर जो है गिल्टी फाउंड है, तो वो सारे के डेटाबेस को भी यहाँ पे दिखाया जाएगा ऑनलाइन। साथ ही साथ कुछ और भी पिलर्स होंगे, जैसे कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में क्या होता है कि समटाइम्स फॉरेंसिक लैब में जो आपका रिपोर्ट डेटा निकल कर आता है वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रोसिक्यूशंस का डेटा क्या निकल कर आ रहा है, क्या वहाँ पे बातें की जा रही है, उसकी भी आपका यहाँ पे सही होता है, वहाँ पे
डेटा की ज़रूरत होती है, तो ये सारी चीज़ों को एक साथ किया जाएगा। तो ये ऑनलाइन जुडिशरी सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें आपका मेंस का क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा जा सकता है। प्रीलिम्स में फैक्ट्स आपकी आराम से आ सकती है कि व्हाट इज़ लिम्स, इस तरीके का लिम्स पूछा जा सकता है। फिर आपसे जो है अगर आपको इसकी फुल फॉर्म नहीं पता है तो मे बी आप उस समय वहाँ पे कंफ्यूज हो जाओ। उसके बाद आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है कि नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड है क्या, ये किस चीज़ के बारे में है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जितने भी हमारे कंट्री में कोर्ट केसेस जो पेंडिंग है उसके बारे में यहाँ पे डेटा बताया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा एक आप देख सकते हो कि सिर्फ आपके प्रीलिम्स फैक्ट से ही बनाया गया है ये इस तरीके की आपकी जो मीन्स जो PDF है। ओके, फिर आते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज कोड, यानी कि लैंग्वेज के बारे में है यहाँ पे कि कोर्ट में कौन कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि हरियाणा ऑफिशियल लैंग्वेज अमेंडमेंट एक्ट लाया गया जिसको सुप्रीम कोर्ट में जो है चैलेंज किया गया। अब चैलेंज किया गया तो किस ग्राउंड में चैलेंज किया गया, ये चैलेंज किया गया कि अनरीजनेबल क्लासिफिकेशन किया जा रहा है हिंदी और नॉन हिंदी स्पीकिंग एडवोकेट्स में, और ये हमारे संविधान में ही जो हमारा आर्टिकल है फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, उसको कहीं ना कहीं हनन करता है। अब मौलिक अधिकार कौन कौन से हनन किया जा रहा है इसमें, तो आर्टिकल 14 है जो कि कहता है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि कानून के सामने सबको समान अधिकार मिलेगा। आर्टिकल 19 है, इसमें आपके 6 डिफरेंट जो है फ्रीडम दिए गए हैं कि आपको बोलने का अधिकार है, आपको फ्री जो है एक्सप्रेस करने का अधिकार है, आपको असेंबल करने का अधिकार है, आपको जो है एसोसिएशन बनाने का अधिकार है, आपको घूमने का अधिकार है, अपने कंट्री में कहीं भी जाने का अधिकार है, तो ये सारा है, आपको अपने प्रोफेशन को चूज़ करने का अधिकार है। तो कहीं ना कहीं ये जो है आपका हनन किया जा रहा है आर्टिकल 19 के तहत। और आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ, यानी कि आपके लाइफ में राइट टू लाइफ विद डिग्निटी है, यहाँ पे राइट टू प्राइवेसी है, तो इस चीज़ों को यहाँ पे कहीं ना कहीं वॉयलेट कर रहा है। तो ये चीज़ें जो है आपका चैलेंज किया गया है। तो अब यहाँ से क्वेश्चंस नहीं पूछेगा, आपको करंट का इशू पता होना चाहिए जिससे कि आप जब भी कोई क्वेश्चंस देखो ना तो आपके माइंड में ये क्लिक हो सके कि ये टॉपिक आया क्यों और कहाँ से निकल कर आया। तो जब आपको एजेंडा याद हो जाएगा ना कि हाँ ये काम हुआ था, ये चीज़ें थी, करंट अफेयर्स में ये था, तो उससे क्या होता है ना कि आप रिलेट कर पाओगे। लेकिन आपको बेसिक फैक्ट्स एंड फिगर पता होना चाहिए, जैसे कि बात कर रहे हैं कि क्या क्या प्रोविजन है, यानी कि एक कोर्ट में किस तरीके की लैंग्वेज होनी चाहिए। तो ये आपका प्रावधान कहाँ है, हमारे संविधान में किस आर्टिकल में, आर्टिकल 348 के 1 में है, जिसमें प्रोवाइड किया गया है कि सारी प्रोसीडिंग जो सुप्रीम कोर्ट और हर एक हाई कोर्ट में जो होता है वो इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए, अनटिल अगर पार्लियामेंट यहाँ पे कानून बना दे और प्रोवाइड कर दे कोई और लैंग्वेज तो और कोई बात होगी, ठीक है, नहीं तो यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज में ही प्रोसीड करना चाहिए। ये चीज़ें कही गई है हमारे आर्टिकल 348 के 1 में। उसके बाद पार्लियामेंट में आप देखो तो यहाँ पे कोई भी प्रोविजन नहीं बनाया गया है कि सुप्रीम कोर्ट में जो है हिंदी का इस्तेमाल होगा, और सुप्रीम कोर्ट में जो हियर्स होता है वो सिर्फ वो पिटिशंस का ही हियर होता है, वो पिटिशंस को ही सुना जाता है जो कि इंग्लिश में होता है। तो ये भी बात एक आप लोग देख सकते हो। आर्टिकल 348 के 2 क्लॉज में देखें तो यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है कि गवर्नर प्रेसिडेंट के कंसेंट से जो है वो ऑथराइज कर सकते हैं कि हाई कोर्ट में, यानी कि किसी स्टेट के हाई कोर्ट में अगर हिंदी लैंग्वेज को यूज़ करना है या फिर कोई और लैंग्वेज को यूज़ करना है तो गवर्नर यहाँ पे प्रेसिडेंट के साथ कंसेंट करके इसको ऑथराइज कर सकते हैं। डिक्री हो गया, जजमेंट हो गया, ऑर्डर हो गया, जो भी यहाँ पे इस तरीके के हाई कोर्ट से पास किया जाएगा वो इंग्लिश में होना चाहिए। लेकिन जो प्रोसीडिंग चलता है, यानी कि जो आप लोग देखते हो कि कार्यवाही चलता है, एडवोकेट्स जो है वो जजेस के सामने जो है अपनी बातों को रखते हैं, एविडेंस रखते हैं, प्रूफ करते हैं फॉर एंड अगेंस्ट में 2 यहाँ पे एडवोकेट्स होते हैं हमेशा हाई कोर्ट में, तो उन लोगों का जो प्रोसीडिंग चलता है वो किसी भी लैंग्वेज में चल सकता है। लेकिन जो आपका डिग्री निकल के आ रहा था, जो एक ऑर्डर है या फिर किसी भी तरीके का जजमेंट निकल कर आ रहा है, तो वो आपका इंग्लिश में होना चाहिए, ऐसा कहा गया है आर्टिकल 348 के क्लॉज 2 में। जो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट है हमारे यहाँ 1963 का, इसके अंडर में देखें तो ये कानून के तहत ये कहा जाता है कि गवर्नर प्रेसिडेंट के कंसेंट के साथ जो है ना हिंदी को या फिर कोई और ऑफिशियल लैंग्वेज को जो भी स्टेट का है उसको यूज़ करने के लिए ऑथराइज़ कर सकते हैं। लेकिन जजमेंट और डिक्री और ऑर्डर जो भी हाई कोर्ट के पास किए जा रहे हैं तो उसके पर्पज़ के लिए भी किया जा सकता है, ठीक है। तो ये दोनों में आपको कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा। आर्टिकल 348 के 2 क्लॉज में क्या है कि यहाँ पे सिर्फ प्रोसीडिंग आपका हिंदी या दूसरे लैंग्वेज में हो सकता है, अगर फाइनल जजमेंट या फिर डिक्री देना है तो वो जो है आपका इंग्लिश में होना चाहिए। लेकिन यही कानून के तहत अगर हम लोग देखें जो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट ऑफ 1963 है, इसके तहत ये भी कहा गया है कि गवर्नर को ये पावर है कि वो प्रेसिडेंट के साथ कंसल्ट कर सकते हैं, और कंसल्ट करने के बाद जो है कोई भी आपका जो जजमेंट निकल कर आ रहा है, ऑर्डर निकल कर आ रहा है, वो यहाँ पे हिंदी में या फिर दूसरे लैंग्वेज में भी आपका पास किया जा सकता है हाई कोर्ट के द्वारा। तो इसको यहाँ पे जो है ना बाद में इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहिए। ओके, ट्रांसलेट होगा इसका, हिंदी में पास कर सकते हैं, हिंदी में जजमेंट आ सकता है, लेकिन फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। अगर हम लोग कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के अकॉर्डिंग देखें तो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे कि क्या सबऑर्डिनेट कोर्ट का लैंग्वेज होना चाहिए,
और हाई कोर्ट की अगर लैंग्वेज की बात करें तो वो यहाँ पे सब ऑर्डिनेट का जो लैंग्वेज है वही लैंग्वेज होना चाहिए। अनटिल जब तक यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट कोई और यहाँ पे डायरेक्शन ना दे तब तक यहाँ पे जो है हाई कोर्ट का भी जो यहाँ पे आपका सब ऑर्डिनेट कोर्ट का जो लैंग्वेज है वही हाई कोर्ट का लैंग्वेज होना चाहिए। ओके, सो गाइस आज के लिए बस इतने ही रखते। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस के साथ। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये भी टॉपिक है, इसमें भी आपको कुछ आर्टिकल्स देखने को मिलेगा जो कि आपको पता होना चाहिए। आप लोगों को पता है कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस हमारे कंट्री में अभी नहीं है। इसी को इस्टेब्लिश करने के लिए कभी काफ़ी लंबे समय से जो है इस पर एक डिबेट डिस्कशन चल रहा है। तो देखते हैं कि अब क्या बातें की जा रही है, फाइनली कब इसको जो है इस्टेब्लिश किया जाएगा। सो नो इशू, देखते हैं कब क्या होता है। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये लेसन अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट कोई सजेशन है तो आप लोग कमेंट कीजिए एंड मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। थैंक यू।